हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वन शॉट रिवीजन वीडियो फॉर जर्नल एंट्रीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट, जर्नल एंट्रीज। इस वीडियो से आप सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक सारी की सारी जर्नल एंट्रीज कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने नोटबुक्स एंड पेन्स उठा लीजिए। जो जो एंट्रीज मैं लिखाऊंगा, जिस तरीके से रूल्स में लिखाऊंगा, आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करने हैं and you're able to ace the complete chapter। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। देखो, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में हम यही देखते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम उसके इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं जल्दी से आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा और आपको रूल्स बताऊंगा जिन्हें आपने फॉलो करना है। वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है एक मॉडर्न अप्रोच से होती है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच से होती है। जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के नजरिए से अगर हम देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अप्रोच क्या रखेंगे और उसी बेसिस पे सभी आइटम्स को क्लासिफाई करके उनकी जर्नल एंट्रीज हम पास कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला मेरे पास आता है एसेट, फिर आता है मेरे पास एक्सपेंस या मैं यहां पर कह सकता हूं लॉसेस, तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं कैपिटल, फोर्थ पे हम लिखते हैं लायबिलिटी, फिफ्थ पे हम लिखते हैं रिवेन्यू या इनकम का अकाउंट। तो देखो, एसेट और एक्सपेंस का अगर हम देखें तो रूल क्या है, इंक्रीज होने पे आप डेबिट कर दोगे, डिक्रीज होने पे आप क्रेडिट कर दोगे। अगर एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, एसेट रिड्यूस हुई तो क्रेडिट, मशीनरी खरीदी तो डेबिट, बेची तो क्रेडिट। एक्सपेंस के रूल की बात करें तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ या आपने एक्सपेंस इंकर किया तो डेबिट, एक्सपेंस रिड्यूस हुआ जिसके बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं लेकिन एक्सपेंस रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इनका अगर हम देखें तो इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। तो आपको सबसे पहले तो ये रूल्स को अपने नोट्स पे लिख लेना है। देखो, समझने के दो तरीके थे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आसान है, वहां पर हमें ढूंढना पड़ता है डेबिट द रिसीवर में रिसीवर कौन, क्रेडिट द गिवर में गिवर कौन, तो ये इसलिए हमारे आसान रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्रीज आती है हमारे पास कैपिटल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है एक ओनर अपने बिजनेस में तो किस तरीके से एंट्री की जाती है। देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैश, बैंक या एसेट्स। तो ओनर इन तीनों में से कोई भी चीज ला सकता है, जो भी चीज लाएगा वो डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश हो चाहे बैंक हो चाहे एसेट, तीनों चीजें ही एसेट है। एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। टू कैपिटल, ओनर का पैसा बिजनेस में इंक्रीज होगा तो इसीलिए हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हर टॉपिक को हम इसी तरीके से करेंगे। पहले हम टॉपिक देखेंगे कि किससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं। हमने यहाँ पर कलेक्शन करी है मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 जनरल एंट्रीज की, जिसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। So Raghav started business with 50,000 as capital in cash। तो 50,000 कैपिटल लेकर आया कैश के रूप में, तो जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश इंक्रीज हुआ, एसेट, कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज होने पे भी क्रेडिट होती है। अगली एंट्री देखो, राघव इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाय चेक। पिछले वाले में कैश से आई कैपिटल, अब वाले में चेक से आई। चेक से आएगी तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो एंट्रीज आपको आती हैं आप साथ साथ मेरे मन में बोलो और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चले। राघव स्टार्टेड बिजनेस विद एसेट्स वर्थ 25,000। तो राघव ने अब कैसे बिजनेस स्टार्ट करा है? एसेट्स लेकर आया है। जब एसेट लेकर आया तो एंट्री क्या करनी चाहिए भाई? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000। ध्यान रखना, जितनी भी मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूं आपको नरेशन लिखना नहीं भूलना है, नरेशन जरूर लिखना है। बीइंग कैश इन्वेस्टेड, बीइंग चेक ब्रॉट इन, या यहाँ पर आप लिखोगे एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो आप उस तरीके से यहाँ पर नरेशंस लिखते चले जाओगे। लास्ट एंट्री देखते हैं। सो द लास्ट एंट्री इज राघव स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, of 50,000 in cash and assets worth rupees 30,000 and 2 lakh by check। कैपिटल कैसे आ रही है? कैश में भी आ रही है,
एसेट में भी आ रही है और साथ के साथ बैंक से भी आ रही है, तो क्या फर्क पड़ता है, एंट्री क्या होगी जल्दी से देखो, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, चेक भी आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स भी आ रही हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अगर इस तरीके से लिखो तो आप सन्ड्री एसेट्स लिखते हो, तो कैपिटल अकाउंट। कैश कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है सर। एसेट्स कितनी आ रही है, 30,000 आ रही है। चेक कितने का आ रहा है, 2 लाख का आ रखा है। तो कैपिटल टोटल कितनी हुई, 2 लाख प्लस 30 प्लस 50, 2,80,000। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन की अगर हम एंट्रीज देखें तो कैपिटल इंट्रोडक्शन के लिए पैसा कैश में आ सकता है, बैंक में चेक आ सकता है, और तीसरा क्या है, पार्टनर जो ओनर है वो क्या कर सकता है, एसेट्स भी लेकर आ सकता है। अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास, एंट्रीज रिलेटेड टू परचेजेस। परचेजेस से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज होती है। सबसे पहले परचेजेस का मतलब समझना। परचेजेस का मतलब होता है, परचेजेस का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। क्या कहा मैंने, परचेजेस का मतलब क्या होता है, गुड्स खरीदना रीसेल के लिए। हर चीज पे खरीदने को परचेसेस नहीं बोलते हो। मान लो मेरे जूतों का शोरूम है और मैंने जूते खरीदे तो वो परचेसेस है, एसी खरीदा तो वो परचेसेस नहीं है। सिर्फ माल के खरीदने को आप क्या बोलते हो, गुड्स को खरीदने को आप क्या बोलते हो, परचेसेस बोलते हो। जनरल एंट्री अगर हम देखें तो क्या होती है, परचेसेस सिंस आपका एक एक्सपेंस है, परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। 2, या तो आप कैश में खरीदोगे, या आप बैंक से खरीदोगे, या आप जिससे खरीदोगे उधार पे खरीदोगे। अगर उधार पे खरीदा तो क्या आ जाएगा, आपका क्रेडिटर आ जाएगा, आपने क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये एक लायबिलिटी होती है, ये एक एसेट रिड्यूस हो रही है, ये एक एसेट रिड्यूस हो रही है, ये एक एक्सपेंस हो रहा है, तो इसलिए डेबिट हो रहा है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स किस किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000। अगर आपको कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा कि गुड्स कैसे खरीदे गए, कैश से खरीदे गए या बैंक से खरीदे गए या किसी बंदे से क्रेडिट पे खरीदे गए, तो आप क्या मान के चलोगे, कैश से। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला देखो, परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव, नाम आ जाए तो परचेजेस से रिलेटेड इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पहला क्या बोला, कुछ नहीं लिखा तो कैश। अगर सिर्फ नाम आ जाए, सिर्फ नाम आ जाए तो हम मान के चलोगे क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस एस डाल के लिख सकते हो। तो राघव अकाउंट 15,000। अगली एंट्री देखते हैं, कहता है परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक। अगर चेक लिखा तो मतलब कि आपने पैसा दिया बैंक से, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। अगली एंट्री देखते हैं, कहते हैं कि परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव इन कैश। सिर्फ नाम आ जाए तो क्रेडिट पे खरीदे हैं, कैश आ जाए तो कैश पे खरीदे हैं, कुछ ना आए तो कैश पे खरीदे हैं, बैंक चेक आ जाए तो बैंक क्रेडिट करोगे। अब क्या है, नाम भी आ गया, कैश भी आ गया, तो ऑटोमेटिकली कैश में, उसने बोला तो राघव से कैश में खरीदे, तो एंट्री क्या होगी आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। वेरी सिंपल। आगे आ जाओ, आगे कहता है परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव ऑन क्रेडिट। अब कहता है कि राघव से क्रेडिट में तो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर है वो आपका, तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव 15,000। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन डन है, परचेजेस डन है, क्या क्या चीजें आ सकती है। आगे चलते हैं हम सेल्स पे। देखो सेल्स क्या है, परचेजेस का अपोजिट, परचेजेस होता है सामान खरीदना, सेल्स क्या होता है, सामान का बेचना। हर चीज का बेचना सेल्स नहीं होता। सेल्स इज सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज। जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिस चीज का आपका डे टू डे ऑपरेशंस है, उस चीज के बेचने को आप सेल्स बोलते हो, हर चीज के बेचने को नहीं बोलते हो। विजडम ट्यूटोरियल्स ने कोर्स बेचा तो वो सेल्स है,
विद्यम ट्यूटोरियल्स ने पुराना एसी बेच दिया तो वो सेल्स नहीं कहलाएगा। सेल्स की अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो सेल्स क्या है हमारे डील, रिवेन्यू है। जैसे ही आप सेल्स करोगे तो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, रिवेन्यू इंक्रीज होने पे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सेल्स कर कैसे कैसे सकते हो, या तो आपके पास कैश आएगा या बैंक आएगा या सामने वाला बंदा आपका डेटर बन जाएगा। तो जर्नल एंट्री कैसे देखने को मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जल्दी से इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम परचेजेस वाले सारे एग्जांपल, कुछ ना दिया हो तो कैश मानोगे, कैश बोला तो कैश मानोगे, सिर्फ नाम दिया तो क्रेडिट मानोगे, अगर नाम के साथ दे दिया कैश या क्रेडिट तो वही मानोगे। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000, 15,000 के गुड्स सेल कर दिए तो क्या होगा, कैश मान के चलोगे, पैसा आया, एसेट बढ़ी, कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट 15,000। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव, राघव सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम हो तो आप क्या करते हो, आप क्रेडिट सेल्स मानते हो, राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी सिंपल सी बात है, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होना ही है। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक, तो मतलब पैसा खाते में आया तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव इन कैश, नाम भी आ गया और बोल भी दिया कैश या क्रेडिट, तो आप वही मान के चलोगे। तो कहते हैं कि राघव को बेचे गुड्स और कैश में बेचे, तो आप एंट्री क्या करने वाले हो, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रहा है टू सेल्स अकाउंट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम भी आ गया सर, कैश भी आ गया, अब क्या करें। अरे नाम से क्या लेना देना, चाहे आपने राघव को बेचे, चाहे आपने शाम को बेचे, चाहे किसी को भी बेचे, आपके पास तो कैश आया और माल गया बस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। लास्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव ऑन क्रेडिट। अब आपने राघव को क्रेडिट में माल बेचा तो एंट्री क्या होगी, राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 दैट्स इट। ये सारी की सारी एंट्रीज आप नोट डाउन करोगे साथ के साथ, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। परचेसेस एंड सेल्स के बाद अब जल्दी से हम देखते हैं इनके रिटर्न्स की कैसे एंट्री होगी। तो हमारे पास आता है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, परचेसेस क्या होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा उसका अपोजिट, तो ये क्या होगा क्रेडिट। तो परचेजेस, तो परचेजेस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न करने पे क्रेडिट होगा। सेल्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी, देखो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है जब परचेज रिटर्न करोगे तब आपके पास पैसा वापस आएगा, या आपके पास बैंक में पैसे वापस आएंगे, या फिर आपका क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगा टू परचेजेस रिटर्न। अब इसी तरीके से अगर मैं सेल्स रिटर्न की एंट्री देखूं तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जब आपका सेल्स आप माल बेच चुके हो वो वापस आएगा तो या तो आपके पास से कैश वापस आएगा, आप कैश वापस करोगे उसको, या आप उसको बैंक में पैसे वापस करोगे, या आपका जो वो डेटर अगर आपने उधार पे उसको बेचा था तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कैश, बैंक या फिर डेटर का अकाउंट, जितने भी पैसे से वो आपका सेल्स रिटर्न हुआ या जितना भी आपका परचेज रिटर्न हुआ। एंट्रीज देखते हैं, कहते हैं कि गुड्स ऑफ 5,000 रिटर्न्ड टू सारा। हमने गुड्स, देखो ऑटोमेटिकली बोलेगा नहीं वो परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न है, यहाँ पर उसने क्या बोला, गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न टू। रिटर्न टू का मतलब क्या है, आपने रिटर्न करे हैं तो परचेज रिटर्न है, परचेजेस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। सारा ये आपकी क्रेडिटर थी, अब रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपने इसको गुड्स वापस कर दिए, तो सारा डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 5,000। आगे चलते हैं, सारा रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000। ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है, सारा ने मेरे को गुड्स वापस कर दिए। अब सिर्फ नाम लिखा हुआ है कैश, हमें नहीं पता पुरानी ट्रांजेक्शन क्या है, तो हम यहाँ पे भी मान के चलेंगे कि हमारा डेटर रिड्यूस हो गया, डेटर रिड्यूस तो क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न क्या होगी,
डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सारा, कितना पैसा है फिर से 5000, 5000 समझ आए। तो इनकेस आपको परचेजेस की एंट्री दे रखी है कि परचेजेस करी कैश में और फिर परचेज रिटर्न, तो आप ऑटोमेटिकली मान के चलोगे कि परचेज रिटर्न भी कैश में हुआ। सेल्स करी कैश में, सेल्स रिटर्न उसी का पार्ट सेल रिटर्न में आया, तो आप उसको भी कैश मान के चलोगे, तो उस अकॉर्डिंग आप मान के चलोगे कैश है या क्रेडिट है वो ट्रांजेक्शन। अगला आता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। तो देखो डिस्काउंट्स बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क सेल्स के लिए, कि आप अगर ज्यादा माल बेचना चाहते हो तो आप ट्रेड डिस्काउंट दे देते हो, जैसे कि हमने बोला कि मिनिमम ऑफ इतने की परचेज करो हम आपको डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि ताकि टाइमली पेमेंट आ जाए, ये किस लिए दिया जाता है? फॉर बल्क सेल्स, बल्क बोले तो ज्यादा सेल्स करने के लिए। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया जाता है टाइमली पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा जी हमारे पास ना हम आपसे 3 इंस्टॉलमेंट में फीस लेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट्स में टाइमली रिसीविंग ऑफ कैश। मैं मान लो कहता हूँ कि हम आपसे 3 इंस्टॉलमेंट में फीस लेंगे, तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दोगे तो हम आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। तो ये मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं ज्यादा सामान बेच सकूं, ये इसलिए डिस्काउंट दिया गया है ताकि मेरे को टाइमली पैसा रिसीव हो जाए, जो मेरे को तीसरी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव होना वो भी आज हो जाए। फिर आता है रिबेट। रिबेट दी जाती है आफ्टर सेल्स ड्यू टू, रीजन क्या होता है इसका? मान लो कि कोई डिफेक्टिव निकल आया गुड, डिफेक्टिव गुड्स, तो डिफेक्टिव गुड्स जनरली इसका रीजन होता है कि डिफेक्टिव गुड्स के लिए हम रिबेट दे देते हैं। इसके अंदर मान लो कि मैंने आपको सामान बेचा, वो डिफेक्टिव निकल आया, आप आओगे सर जी ये सामान तो खराब है, तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, आपसे मैंने 5000 लेने थे, मैं आपसे 4000 ही लूंगा, 1000 रुपए की रिबेट हो गई। या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं कहूंगा ये लो 1000 रुपए का कूपन ले लो, मेरी दुकान से जब मर्जी जो मर्जी खरीद लेना, तो वो भी रिबेट हो गई। तो रिबेट इस तरीके से दी जाती है। बात करनी है हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करनी है, जनरल एंट्रीज में किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इसको हम रिकॉर्ड तक नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये सबको प्रोवाइड किया जाता है। हम इसको ये मान के चलते हैं कि हमने बेचा ही कम दाम पे है सामान, हम मान के चलते हैं हमने सामान बेचा ही कम दाम पे, 1000 वाली चीज बेची ही 900 रुपए की है। कैश डिस्काउंट की मैं बात करूं तो कैश डिस्काउंट जो होता है इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हर एक को नहीं दिया जाता, किसी ने टाइमली पेमेंट करी तो किसी ने नहीं करी, या आपने किसी को टाइमली पेमेंट करी तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। रिबेट ये भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये भी हर एक के लिए नहीं होगा, क्योंकि हर एक का माल थोड़ी खराब निकलता है, तो इसीलिए इसको और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, रिबेट को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। बात करते हैं तो अब टोटल में डिस्काउंट, अगर बात बताओ मेरे को, डिस्काउंट अगर आपको रिसीव हुआ तो ये हमारे लिए इनकम होगी। तो डिस्काउंट रिसीव जब होता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से डिस्काउंट अगर हम किसी को अलाउ करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो हम डेबिट करते हैं। कि मान लो मेरे को 1000 रुपए देने थे किसी को, मेरे को 800 देने पड़ेंगे, तो मेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ये मेरे लिए फायदे की बात है, हम क्रेडिट करते हैं रेवेन्यू इनकम के पढ़ाई मान के। इसी तरीके से मैंने किसी से 1000 रुपए लेने थे, अब मैंने कहा चल तू 900 रुपए दे दे, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो वो मेरा एक्सपेंस है, लॉस है ना, मेरे को 100 रुपए का घाटा सहना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड, और वो क्या होगा? डेबिट होगा। जल्दी से इनकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। आपको हर टॉपिक की जो थ्योरी मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो थ्योरी लिखनी है, उसके बाद जो जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ वो एग्जांपल्स आपको एज इट इज लिखने हैं। पहला एग्जांपल लिखते हैं, सारे एग्जांपल्स पहले परचेजेस के रूप में पढ़ेंगे, फिर सारे एग्जांपल्स हम सेल्स के रूप में पढ़ेंगे। तो क्या कहता है? परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। गारंटी देता हूं आपको, इनके अंदर से लगभग क्या सारी की सारी आपकी जनरल एंट्रीज जो आपके सितंबर एग्जाम से फाइनल एग्जाम में आएंगी वो इन्हीं में से आएंगी। देखो, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो एंट्री क्या होगी? मैंने आपको बोला था अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो आप क्या मान लेते हो कि गुड्स की वैल्यू ही कम थी, आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कुछ नहीं दे रखा, कैश या बैंक या तो हम कैश मानेंगे। परचेजेस करोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। डिस्काउंट का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को नोट नहीं करते हैं। 1 लाख का लिस्ट प्राइस था, माइनस कर दो 10% तो बचा ये 90,000। 90,000 से आप ये एंट्री रिकॉर्ड कर लो। आगे आ जाओ। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट। क्या हुआ, आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे 10% डिस्काउंट पे और साथ ही में आपने 5% कैश डिस्काउंट रिसीव करा। कैश डिस्काउंट रिसीव करा मतलब आपने कैश पेमेंट करी होगी तभी मिला होगा, ऐसे तो मिलता ही नहीं है वो। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस में हम कितना अमाउंट लिखते हैं, हम लिखते हैं जितना लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख में से 10% 1 लाख का गया तो हमारे पास आया 90,000। जो आपने डिस्काउंट रिसीव करा 5% वो किस पे करेंगे, क्या हम 1 लाख पे करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम जो डिस्काउंट रिसीव करेंगे वो किस पे करेंगे, जो हमारा परचेज वैल्यू है, जितने का हमने सामान खरीदा तो उसका 5% हम निकालेंगे। तो 90,000 का 5% क्या आ जाएगा मेरे पास, 5% ऑफ 90,000 आ जाएगा मेरे पास 45। ठीक है, ये मैंने डिस्काउंट रिसीव करा। अगर 90,000 में मेरे को 4500 का डिस्काउंट मिल गया तो इसका मतलब मैंने पेमेंट तो कम करी है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं लिखा कि कैश या बैंक, तो हम कैश मान के चलेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ अपने को, 4500 का, तो 90 में से 4500 गया तो 85,500 आपने कैश पेमेंट करी होगी। तो 85,500 आपने कैश पेमेंट करी होगी। बहुत ध्यान से देखना कि डिस्काउंट जो रिसीव होता है वो उस पे होता है जितने का आपने परचेज करा है। ये सारी एंट्रीज हम सेल में भी करेंगे तो रिवाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है मेरा, फायदे की बात है, क्रेडिट कर देते हैं। अगला देखते हैं, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोहन। फिर से देखो हमारे बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए। उसने क्या कहा, आपने गुड्स खरीदे 1 लाख के, 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदे, नाम आ गया, कैश नहीं होगा, एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट या टू मोहन। कैश या बैंक नहीं लिखोगे, 1 लाख के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, आगे आ जाओ। अगला है पेड टू मोहन एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। कहता है अब आपने पेमेंट कर दी। जनरली जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो ऐसा मिलता है कि हमने किसी से सामान खरीदा और उसने कंडीशन लगा दी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दी तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। तो आपको डेट्स के हिसाब से चेक करना होता है कि यहाँ पे 1 अप्रैल है, उसने 7 अप्रैल से पहले पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको डिस्काउंट मिल गया तो 10% आपको डिस्काउंट मिला तो आप एंट्री क्या करोगे, मोहन को पेमेंट करोगे। मोहन को पेमेंट जब करोगे तो मोहन एज ए क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो मोहन डेबिट। मोहन कितने से डेबिट होगा, 90,000 से, क्योंकि 90,000 से आपका क्रेडिटर रिड्यूस हो गया। टू कैश अकाउंट, आपने पैसे दिए कितने, क्या पूरे पैसे दे दिए, नहीं, आपने कहा 10% डिस्काउंट मिला है तो 90,000 का 10% 9,000, तो आपने 81,000 कैश दिया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 9,000 आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, सिंपल सी बात, 9,000। लास्ट देखो, रिबेट ऑफ 3,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। आपको कहीं से रिबेट रिसीव हुई, मैंने मान लो कि सोहन से मैं माल खरीदता रहता हूँ पर अब माल खराब नहीं गया तो सोहन ने कहा सर आप 3,000 की रिबेट पकड़ो। रिबेट पकड़ोगा मतलब कैश नहीं होता। अब मेरी बुक्स में जो सोहन एज ए क्रेडिटर है वो कम दिखेगा, तो सोहन को मैं अपनी बुक से रिड्यूस करूंगा, तो सोहन डेबिट, क्योंकि सोहन से मैं माल खरीदता रहता हूँ तो ये मेरा क्रेडिटर होगा, तो मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा 3,000 से, क्योंकि 3,000 का रिबेट मिला। टू रिबेट रिसीव, रिबेट रिसीव इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बोला रिवेन्यू इनकम ये कैटेगरी है हमारे लिए, गेन की कैटेगरी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,000 एंड 3,000। कोई भी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको वहीं पे आंसर कर देंगे क्वेरीज का। ये सारे की सारी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी जो नीचे हमने अटैच करा है, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं,
मैंने कहा था ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हमने परचेजेस में पढ़े वो सारे के सारे एग्जांपल्स हम सेल्स में भी पढ़ेंगे। सेल्स के एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे यहाँ पर थोड़ी जल्दी से हम पेस अप करते हैं चीजों को। तो पहली एंट्री हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, 1 लाख का सेल करा, कुछ दे नहीं रखा तो कैश मान के चलोगे। तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा, 1 लाख माइनस 10%, दैट इज 90,000। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। आपने अलाउ कर दिया तो मतलब आपको कैश में पेमेंट मिली होगी, आपने 5% डिस्काउंट दे दिया होगा। फिर से 5% जो डिस्काउंट दिया वो कितने अमाउंट पे दिया होगा, क्या वो 1 लाख पे दिया होगा? बिल्कुल नहीं। किस पे दिया होगा, 90,000 पे। क्यों? क्योंकि 1 लाख माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो बचा उसके ऊपर डिस्काउंट आपने अलाउ किया होगा। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है अभी देखते हैं। आपने डिस्काउंट अलाउ करा है तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में या परचेजेस में जो अमाउंट आता है वो अमाउंट क्या आता है आपका, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस 1 लाख, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो तो आ जाएगा आपका 90,000। 5% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो मतलब 90,000 का 5% 4500। तो कैश कितना आएगा, 85,000 एंड 500। 85,000 एंड 500, 10 फालतू आ गया। सॉर्टेड है। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मोहन। मैंने कहा देखो डिट्टो सेम परचेजेस की एंट्री आपको सही से देखनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में तो ये 32 एंट्री थी, 65 तो डबल हो गए, बन गए परचेज वाली सेल में आ गई तो सारी इस तरीके से डबल हो गई। तो आपने गुड्स जब बेचे लिस्ट प्राइस के 1 लाख के 10% डिस्काउंट पे मोहन को, नाम आ गया, सिर्फ नाम आ जाए तो आप क्या मानते हो, कैश नहीं आएगा आपका, क्या आएगा, मोहन डेबिट। डेटर बन गया मोहन आपका टू सेल्स अकाउंट 1 लाख नहीं 1 लाख माइनस 10% 90,000 एंड 90,000। आगे देखते हैं। received from मोहन एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने पैसा रिसीव करा और उसको 10% कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया। पैसा रिसीव करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ करा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मोहन जो आपका डेटर था अब वो रिड्यूस हो जाएगा तो मोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। मोहन 90,000 का डेटर था, वो 90 का 90 रिड्यूस हो गया। पैसा कितना आया आपके पास, कैश डिस्काउंट 10% हो गए तो 90,000 का 10% 9,000 कैश डिस्काउंट अलाउ करा और 81,000 कैश में डेबिट हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, रिबेट ऑफ ₹3,000 अलाउड टू सोहन। तो हमने रिबेट अलाउ कर दिया सोहन को, रिबेट अलाउ कर दिया। रिबेट अलाउ करने का मतलब आपका खर्चा है, तो आप एंट्री क्या करोगे, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन 3,000। तो ये सारी हो गई हमारी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट के बेसिस पर परचेजेस एंड सेल्स की सारी एंट्रीज। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सपेंस और रिवेन्यू। अगेन यहाँ पर आप देखो सिंपल एक्सपेंस आए या सिंपल रिवेन्यू आए तो बहुत आसान है। जब भी वो प्रीपेड एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, एक्रूड इनकम हो या एडवांस इनकम हो, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखते हैं एक्सपेंस का सिंपल सा लॉजिक देखें अगर हम, तो एक्सपेंस क्या होना चाहिए, एक्सपेंस खर्चा होता है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। रिवेन्यू है कि पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवेन्यू अकाउंट। सिंपल सी एंट्री तो बनती है ये, और ये एंट्री करनी कोई खास डिफिकल्ट है भी नहीं। प्रॉब्लम आती कहाँ है, प्रॉब्लम आती है जब आपको ये चार चीजें देखने को मिलती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। देखो
ये जो भी हमारे पास ये चारों चीजें हैं पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी के अंदर हम इन चारों का ट्रीटमेंट हमेशा स्पेशली पढ़ते हैं, चाहे मैं कोई भी चैप्टर करवा रहा हूँ आपको, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन है, चाहे हमारे पास जनरल है, इन चारों के ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहले इनकी नेचर लिखते हैं हम, जल्दी से लिखना, ये जरूर लिखना, अवॉइड नहीं करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नेचर क्या होती है मेरे पास? करंट लायबिलिटी। क्या नेचर होती है? करंट लायबिलिटी। यहाँ पर आप सिर्फ लायबिलिटी बोल सकते हो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट करते हो। प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर क्या होगी आपके पास? करंट एसेट की होती है। एक्रूड इनकम भी करंट एसेट होती है। एडवांस इनकम क्या होती है आपके पास? करंट लायबिलिटी। इन चारों की नेचर पता होना सबसे जरूरी बात है। इन चारों की नेचर पता होना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि इन चारों में से जब भी कोई नाम दिख जाए, पक्की बात है इसकी नेचर के अकॉर्डिंग एंट्री होने वाली है। जैसे ही आपको कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा, आप उसको क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस जैसे ही आपको दिखा, आप डेबिट करोगे, क्योंकि इंक्रीज होने पे करंट एसेट डेबिट। एक्रूड इनकम जैसे ही आप दिखा, आप एक्रूड इनकम को डेबिट करोगे। एडवांस इनकम आपको जैसे ही दिखा, आप इसको इंक्रीज होने पे क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है। इन चारों का ट्रीटमेंट डन। बोलने से तो हो गया, एग्जांपल्स। सबसे ज्यादा टाइम अगर मेरे को लगा है कलेक्शन करने में, तो इनके एग्जांपल्स की कलेक्शन बनाने में मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखना। रेंट पेड ₹5000, आपने रेंट पे करा 5000। सिंपल सी बात है, एक खर्चा है तो खर्चा डेबिट होता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत सिंपल सी एंट्री, 5000। रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता ₹5000। मिस्टर गुप्ता इसलिए अक्सर बनियों को रेंट मिलते हैं। तो बात यह है कि रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता ₹5000, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि खर्चे के साथ अगर नाम आ जाए, देखो ये सारे पॉइंटर्स आपके नोट्स में दिखने चाहिए। खर्चे के साथ अगर नाम आ जाए, जैसे कि सैलरी पेड टू राहुल, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू पेड टू श्याम, रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता, आपको उस नाम से कोई लेना देना नहीं है। आपको एंट्री करनी है खर्चा टू कैश। तो एंट्री अभी भी यही होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। रेंट पेड ₹5000 बाय चेक, जल्दी से डन। रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या ही था सर? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक दे दिया तो आपका बैंक का रिड्यूस हो जाएगा 5000। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹7000। अब शुरू हुई है कहानी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग ₹7000, रेंट अभी देना रहता है। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है खर्चा इस साल का है लेकिन पे करना रहता है। या दूसरा तरीका आपको मैं सिखा दूं कि आप देखो कि कैश गया कि नहीं गया, क्या इसके अंदर कोई कैश गया? नहीं गया, रेंट तो देना रहता है, तो आपका नाम जो आएगा दूसरे अकाउंट का आएगा। जब भी मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, इनमें से जो वर्ड मिल जाए उसका तो नेचर के हिसाब से लिख ही देना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो हमें पता है क्रेडिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये देखने को मिलना ही मिलना है। समझ आती है मेरी बात? ये बेस्ट ट्रिक है इन क्वेश्चन को करने की, ये होना ही होना। डेबिट क्या होगा? अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट होता तो कैश डेबिट हो जाता, नहीं है तो जो खर्चा है वो डेबिट हो जाएगा। जैसे कि रेंट, तो आप डेबिट कर दोगे रेंट को, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लॉजिक समझो तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी इसीलिए क्रेडिट हुआ, रेंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि इस साल का खर्चा लेकिन पे नहीं करा, तो आप खर्चे को तो दिखाओगे, तो खर्चा इसीलिए हमने इंक्रीज कर दिया। आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड दूसरी, रेंट पेड ₹5000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ₹3000, दोनों चीजें साथ में मिल जाए तो रेंट पेड की एंट्री आपको पता ही है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। अगला आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री भी आपको पता ही है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या दिक्कत है? 3000 का देना है। अलग अलग एंट्री मत करना, बस इनको कंबाइन करके एक एंट्री पास करके आनी है। वो एंट्री आपको दिखेगी क्या? रेंट अकाउंट डेबिट, देखो रेंट यहाँ भी डेबिट हुआ 5 का, वहां हुआ 3 का, तो टोटल हुआ 8000 का। टू कैश अकाउंट 5000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट
3000। सिंपल सी एंट्री, इसे हम बोल देते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री, जिसके अंदर दो से ज्यादा चीजें आ रही, कुछ खास डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ आउटस्टैंडिंग देखा। प्रीपेड के साथ आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना। इस तरीके से कलेक्शन करना आसान नहीं होता, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना और नोट्स में जरूर लिख लेना ये सारी एंट्रीज। क्या है, रेंट प्रीपेड रुपीज 5000, आपने रेंट प्रीपे किया 5000, तो एंट्री क्या होगी, मैंने आपको बोला था प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रियूड एडवांस से कुछ भी मिल जाए तो उसका नेचर के प्रीपेड रेंट एसेट होता है, वो तो डेबिट होगा ही होगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5000। दूसरी चीज आप देखोगे कैश का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, क्या कैश जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर, प्रीपे करा रेंट 5000 का तो कैश गया ना, तो टू कैश अकाउंट। फिर मत सोचो, अगर कैश आया गया नहीं होता तो हम रेंट कर देते, तो मतलब खर्चे का नाम लिख देते, या इनकम होती तो इनकम का नाम, सबसे आसान तरीका है। अगला देखो, रेंट पेड रुपीज 5000 आउट ऑफ विच 2000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इस साल आपने 5000 का रेंट भरा, जिसमें से 2000 अगले साल का है, तो इस साल का कितना है, इस साल का जितना हो उतना ही एक्सपेंस में जाता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट 5 में से इस साल का कितना है 3000, तो रेंट अकाउंट डेबिट 3000। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपकी एसेट बन गई, कितने की बन गई 2000। टू कैसे पे करा है, कुछ नहीं लिखा, तो कैश अकाउंट 5000। समझ आती है। अगला देखो, रेंट पेड इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 3000, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जनरली एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर देखने को मिलता है। जब आप जनरल प्रॉपर का चैप्टर करते हो, सब्सिडी बुक्स पार्ट 2 करते हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है रेंट पेड इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 3000, जो आप रेंट ऑलरेडी पे कर चुके हो उसके अंदर 3000 का क्या है मेरे पास, प्रीपेड रेंट है, तो मतलब वो इस साल का तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रीपेड रेंट है वो, तो प्रीपेड रेंट एसेट होता है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कर दोगे 3000। मैंने आपको कहा था दूसरी चीज कैश देखोगे, क्या कैश लिखा, वो कोई इस टाइम कोई कैश गया या ना, नहीं गया है ना, तो दूसरे का नाम लिख दो टू रेंट अकाउंट, तो हमने क्या कर दिया, टू रेंट अकाउंट लिख दिया। असल में हम कहना चाहते हैं कि हमारा खर्चा रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक्चुअली में इस साल का खर्चा था ही नहीं, तभी हमने रेंट को रिड्यूस कर दिया, रेंट को क्रेडिट कर दिया और प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दिया। इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा एक्सपेंस का कोई केस नहीं आ सकता। इसी तरीके से रिवेन्यू के हमने केसेस बनाए हैं, जल्दी से देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5000, 5000 का इंटरेस्ट रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। क्यों भैया इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि रिवेन्यू है, रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो आप क्या कर देते हो, आप क्रेडिट कर देते हो। अगला आ जाओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता रुपीज 5000, नाम का फर्क यहाँ भी नहीं पड़ता, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, नाम से कोई नहीं फर्क पड़ता, तो आप एंट्री क्या करोगे, फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सेम डिट्टो 5000 5000। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5000 बाय चेक, वही जैसे वहां पे रेंट पेड बाय चेक था, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 5000 5000। इंटरेस्ट एक्रूड रुपीज 7000, मैंने आपको बोला था जैसे ही एक्रूड आउटस्टैंडिंग एडवांस प्रीपेड, इन चारों में से कुछ भी मिल जाए तो उसकी नेचर देखो। एक्रूड इंटरेस्ट की नेचर होती है जी एसेट की, तो एसेट है तो डेबिट होगा, ये तो पक्की बात है कि एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट होगा। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 7000 टू, अगर कोई कैश है इन्वॉल्व तो कैश आएगा, अदरवाइज उसका नाम आ जाएगा इनकम एक्सपेंस का, तो यहाँ पर कोई कैश आया गया नहीं है, तो इंटरेस्ट तो नीचे आ जाएगा हमारे पास टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 7000। इसी तरीके से अगला देखते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 3000, तो जैसे पहले अलग अलग एंट्री थी अभी इकट्ठे करते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 5000 एंड एक्रूड है 8000, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया कितना 5000, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है वो भी एसेट होती है, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3000 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, यहां पर हमारे पास इकट्ठा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। लास्ट की 3 एंट्रीज फॉर द इनकम और एक्सपेंसेस। एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000। मैंने आपको बोला था चारों में से कोई भी चीज आ जाए, चारों में से कोई भी चीज आ जाए तो पहले तो उसकी नेचर के हिसाब से ट्रीटमेंट। एडवांस इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए, लायबिलिटी है मेरी। दूसरा कैश है या नहीं वो देखो, रिसीव्ड, अरे रिसीव करा है तो इसका मतलब कैश का इन्वॉल्वमेंट है, तो एंट्री क्या होगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। टू एडवांस इंटरेस्ट, क्योंकि उसकी नेचर ही यही है, टू एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट 5,000। अगला देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, रिसीव हुआ है तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है। ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। कहता है कि हमें 5,000 का टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जिसमें से 2,000 अगले साल का है, तो मतलब कि आउट ऑफ 5,000 3,000 तो इस साल का है और 2,000 क्या है मेरे लिए, एडवांस इंटरेस्ट है। तो जितना एडवांस होगा उतने को आप क्रेडिट कर दोगे। लिखते हैं, आया कितना पैसा, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 आया। टू एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस इंटरेस्ट में कितना जाएगा, 2,000, क्योंकि एडवांस 2,000 ही है, तो 3,000 क्या है इसी साल का, तो वो चला जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में 3,000 का। सिंपल। चलो लास्ट देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड्स एडवांस इंटरेस्ट ऑफ 3,000। जो इंटरेस्ट आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो उसके अंदर एडवांस इंटरेस्ट है। मैंने कहा था जो भी चीज है उसकी नेचर, अरे एडवांस इंटरेस्ट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट की होती है। तो एडवांस इंटरेस्ट को आप क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे। अगर कैश है तो वो कैश है ही नहीं यहाँ पर, तो आप इंटरेस्ट रिसीव को डेबिट करोगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट 3,000 डन। यहां पर हमारी एक्सपेंसेस और इनकम्स की सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इनसे रिलेटेड आपको क्या क्या जनरल एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं। डेटर्स आप जानते हो, डेटर्स क्या होते हैं हमारे लिए, डेटर्स हमारे लिए एसेट है, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। देखते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, तो इसके अंदर हमें क्वेश्चंस एग्जांपल्स देख के बेटर समझ आएगा। पहला देखो, फिर से सारे एग्जांपल पहले डेटर्स के, डिट्टो एग्जांपल सारे क्रेडिटर्स के हम देखेंगे। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम महक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है आपने उससे कितने भी पैसे लिए हो, आपको फिलहाल उससे 5,000 मिले, 5,000 आपको मिले तो कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दो। महक डेटर थी, रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि पैसा दे चुकी है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू महक 5,000 सिंपल। अगली एंट्री देखना क्या कहता है, received ₹5,000 from महक, debtor of ₹6,000 ऑन अकाउंट। फिर से ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जब भी ऑन अकाउंट आ जाए बेटा तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब है जितने पैसे दिए हुए हैं उतने ही हैं। कि मतलब हमने 5,000 रिसीव करा तो 5,000 लिए हैं, कितने की डेटर को। तो फिर से हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू महक 5,000। इसका मतलब है कि जो 1,000 रुपए हैं मुझसे बाद में रिसीव कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, कहते हैं रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम महक, डेटर ऑफ ₹6,000 इन फुल सेटलमेंट। इस फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि 6,000 की जगह 5,000 आए हैं, मतलब आपने क्या करा है, 1,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करा है। तो यहां पर एंट्री जो होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू महक 6,000। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जरूर आंसर करना कि ये जो डिस्काउंट अलाउड है
ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है या फिर रिबेट है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे चलते हैं। सेम पेमेंट्स के लिए पेड ₹5,000 टू सोहम ओन अकाउंट। मैंने कहा ओन अकाउंट लिखा हो तो कुछ नहीं सोचना, जितनी पेमेंट है कर दो। 5,000 रुपए दे दिए सोहम को, तो सोहम एज अ क्रेडिटर आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो सोहम डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा कितना जाएगा? 5,000 5,000। अगला देखते हैं, पेड ₹5,000 टू सोहम अ क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 ओन अकाउंट। फिर से 20,000 का क्रेडिटर है, आपने 5,000 दिए ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितनी ही पेमेंट करी है। फिर से सेम एंट्री, सोहम डेबिट, आपका क्रेडिटर रिड्यूस होगा कितने से? 5,000 से, टू कैश अकाउंट 5,000। 15,000 कल को आप इसको पे कर दोगे, माफ नहीं हुए हैं आपके। यहाँ पर देखो नीचे वाले में माफ हो गए हैं, माफ हो गए हैं। कहता है कि पेड ₹5,000 टू सोहम क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि अब आपका और उसका कोई लेन देन नहीं बचा है। अब आपका और उसका अकाउंटिंग ब्रेकअप हो चुका है, अब आपका कोई लेन देन नहीं बचा है। तो आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पर? सोहम डेबिट 5,000, सोहम सॉरी क्रेडिटर ऑफ 20,000 इन फुल सेटलमेंट, तो मतलब 20,000 से खत्म हो जाएगा मेरा क्रेडिटर। टू कैश पेमेंट कितनी करनी पड़ी मुझे? सिर्फ 5,000 करनी पड़ी। बाकी क्या होगा मेरे लिए? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15,000 रुपए। तो ये हमारे पास इस तरीके से डेटर्स और क्रेडिटर्स की जनरल एंट्रीज हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अब आता है बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड की जनरल एंट्रीज। ये कुछ खास मुश्किल नहीं है। देखो बैड डेट्स क्या होते हैं आपके लिए। बैड डेट्स को कई बार तो बुक डिफाइन करती है, बुक क्या अकाउंटेंट्स लॉस के रूप में डिफाइन करते हैं। कुछ अकाउंटेंट्स इनको खर्चा भी मानते हैं। जो लॉस बोलते हैं वो कहते हैं कि घाटा हो गया जी, पैसे लेने थे जी। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? आपने डेटर से लेने 1,00,000 रुपए, उसने 10,000 नहीं दिए, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, एक पैसा भी रिसीव नहीं हुआ, तो वो बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया। कुछ अकाउंटेंट कहते हैं कि हमारे लिए खर्चा है क्योंकि ये हर साल होता है। हर साल टोटल डेटर्स में से कुछ एक डेटर्स ऐसे भाग जाते हैं, तो वो इच्छा है, आप जो मर्जी बोलो, दोनों की नेचर सेम होती है, इंक्रीज होने पे डेबिट ही करोगे। बैड डेट्स रिकवर, अरे अगर कोई पैसा आपका नहीं देकर गया तो ऐसा भी तो हो सकता है जो पुराना कोई था वो वापिस आकर दे दे यार पैसा, तो उसे आप क्या बोलोगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो गेन इंक्रीज होने पे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। गेन होता है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, और रिड्यूस होने पे क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन की बात होती नहीं है, तो क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड ही होते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। बैड डेट्स होने को हम डेबिट बोलते हैं, क्योंकि बैड डेट्स का अपोजिट बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट। बैड डेट्स रिकवर्ड का अपोजिट बैड डेट्स होता है, तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्रीज की बात करते हैं फिर से एग्जांपल्स की हेल्प से। प्रीतम अ डेटर ऑफ ₹10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। मतलब कि कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो तो मतलब बैड डेट्स हो गए। तो एंट्री क्या होगी? देखो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस या लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, क्योंकि ये जो मेरा डेटर था ये रिड्यूस हो जाएगा। डेटर रिड्यूस, एसेट रिड्यूस, तो क्रेडिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 10,000। आगे, प्रीतम अ डेटर ऑफ ₹10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 30% कुड बी रिकवर्ड। ये इस तरीके से हो सकता है, या ऐसे लिखा हुआ हो सकता है कि 30 पैसा इन अ रूपी इज रिकवरेबल, कि मतलब या रिकवर हुआ है कि 30 पैसा इन अ रूपी मत का मतलब होता है 30% रिकवर हो चुका। तो 10,000 में से 30% तो रिकवर हो गया, और बाकी क्या हो गया? आपका बैड डेट्स हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स कितनी है? 10,000 में से 30% रिकवर हो सका, तो 70% बैड डेट्स हुई, तो 7,000 की क्या हुई? बैड डेट्स। कैश आया आपके पास 3,000, क्योंकि 30% रिकवर जो हुआ है। टू प्रीतम, अभी हमारी बुक से जा चुका है, प्रीतम टू प्रीतम 10,000, ये हमारा डेटा खत्म हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री देखो, तो बैड डेट्स रिकवर्ड ₹5,000। बैड डेट्स रिकवर के अंदर हम नाम नहीं लिखते क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। तो देखो कैश आया और बैड डेट्स रिकवर हुई, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट।
अभी एंट्री अगर आपको इस तरीके से देखने को मिले कि राम हु वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स ऑफ ₹10,000 रिकवर्ड, तो इसके अंदर भी आप क्या करोगे, सिर्फ कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ पे राम का नाम फिर से नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसको अच्छे से करना है तो आपके पास एक इलस्ट्रेशन है टीएस नेवाल में, रमन वाला, शायद इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, उसको जरूर देखना। और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर भी आपको बैंक अकाउंट से एंट्रीज करनी होती है। तो बैंक अकाउंट की जो एंट्रीज होती है, इंक्रीज होने पे बैंक डेबिट क्योंकि एसेट है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट क्योंकि ये पैसा रिड्यूस हो रहा है। एंट्रीज देखते हैं जल्दी से। सबसे पहली एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने कैश डिपॉजिट करवाया, ध्यान से सोचो, कैश अगर डिपॉजिट करवाया तो बैंक इंक्रीज होगा कि रिड्यूस? इंक्रीज होगा। बैंक इंक्रीज तो एसेट इंक्रीज, तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कैश भी तो एसेट है, कैश रिड्यूस होगा, कैश रिड्यूस होगा तो कैश क्या होगा, एसेट रिड्यूस, तो एसेट रिड्यूस तो क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। सिमिलरली कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹8,000, कैश विड्रू करवा लिया तो कैश इंक्रीज और बैंक रिड्यूस, कैश इंक्रीज तो एसेट इंक्रीज, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक रिड्यूस, एसेट रिड्यूस तो क्रेडिट 8,000। पेड ₹5,000 टू मनीष बाय चेक। आपने किसी को पेमेंट करी, किसी को मतलब मनीष को पेमेंट करी, कितनी करी? बाय चेक, 5,000 रुपए की। तो आप एंट्री क्या करोगे, जब भी आप चेक दोगे किसी को तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। चेक पेड मींस बैंक अकाउंट को क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन चेक रिसीव्ड हमेशा बैंक डेबिट नहीं होता, उसकी हम आगे बात करेंगे। पेड ₹5,000 टू मनीष बाय चेक, तो एंट्री क्या होगी, मनीष को आपने पैसे दिए तो बैंक आपका रिड्यूस हुआ, मनीष आपका एक क्रेडिटर होगा जो कि रिड्यूस हो गया, तो मनीष को डेबिट कर दोगे, तो मनीष डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹7,000 फ्रॉम आरती। देखो अगर आपको चेक, देखो चेक जब भी पे करोगे तो बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन जब आप चेक रिसीव करोगे, जरूर लिख लेना, जब आप चेक रिसीव करोगे तो या तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, या तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, या फिर चेक्स इन हैंड डेबिट होगा, या फिर चेक्स इन हैंड डेबिट होगा। कब क्या होगा, कब क्या होगा? अगर तो जो आपने चेक रिसीव किया इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डेट, अगर आपने उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक अकाउंट, अदरवाइज चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करोगे। कुछ इंफॉर्मेशन ना हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम आरती और नीचे वाली जनरल एंट्रीज में इसके रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो आप क्या मान के चलोगे कि ये जो आपने चेक रिसीव करा है ये उसी दिन डिपॉजिट हो गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आरती 7,000 एंड 7,000, ये इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एंट्रीज देखते हैं। देखो अब यहां पर वही है, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹7,000 फ्रॉम राकेश। राकेश से आपने चेक रिसीव करा, आप आगे की एंट्रीज रीड करोगे, क्या इस चेक के डिपॉजिट करवाने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है? तो देखो कहते हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक, इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है, तो मतलब इसी दिन ये नहीं हुआ, इस दिन हुआ ये। तो यहां पर जो आप एंट्री करोगे, अब क्या करोगे, बैंक नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश 7,000। इसी तरीके से जब आपने चेक को डिपॉजिट करवाया बैंक में, उस दिन आप उसी टाइम, जैसे ही देखो जिस दिन आप क्या करो, मेरे पास चेक आया, फिर आपने चेक को अगले दिन मान लो अपने ड्राइवर क्या भेजा कि इसको बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री कर देंगे कि हमारा बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो जो चेक इन हैंड था वो रिड्यूस हो गया क्योंकि वो चला गया, टू चेक्स इन हैंड। अकाउंट कितना है, जितना का भी चेक था 7,000, ठीक है। अब देखो, above check dishonored and bank charge ₹200 as bank charges।
अब क्या होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, अब तुमने जब डिपॉजिट करवाया उसी टाइम नहीं पता चलता कि ये कैश में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, तो बैंक आपको बाद में इंटीमेट करेगा कि हाँ जी ये आपका चेक पैसे आ गए खाते में, या फिर अभी ये चेक रिसीव बाउंस हो गया कि मतलब इसकी पेमेंट हमें नहीं मिलेगी। तो कैसे दिखेगा, तो चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर हो गया तो आपने जो बैंक को इंक्रीज करा था एक्चुअली में तो खाते में पैसे आए नहीं ना, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया। तो एक चीज तो आप क्या करोगे यहाँ पर, बैंक को रिड्यूस करोगे, मतलब कि बैंक को आप क्रेडिट करोगे। दूसरी चीज, डेबिट किसको करोगे, ये पैसे लेने किससे थे, राकेश से लेने थे। राकेश के पैसे अभी तक नहीं आए क्योंकि उसने चेक दे दिया था, तो आपने उसको क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था कि अपना आप डेटर नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वापिस से डेटर बन जाएगा। तो राकेश को आप क्या करोगे, वापिस से डेटर बनाओगे, तो राकेश इंक्रीज हो गया, डेबिट। एंट्री क्या होगी, राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,000। साथ ही में जो बैंक ने 200 रुपए के बैंक चार्जेस लगवाए वो आप लिखोगे, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा हुआ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200। ठीक है, तो ये एंट्री आपके पास आएगी, ये बैंक चार्जेस आपके यहां पर लग जाएंगे। आगे चलते हैं, लॉस ऑफ गुड्स। देखो लॉस ऑफ गुड्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार हम देखते हैं कि 3 मार्कर क्वेश्चन पूरा इसी की एंट्रीज के ऊपर आ जाता है कि लॉस ऑफ गुड्स। अगर लॉस ऑफ गुड्स है तो लॉस ऑफ गुड्स कई तरीकों से हो सकते हैं, बाय फायर, बाय थेफ्ट, इन ट्रांजिट, कुछ भी हो सकता है। सभी की एंट्रीज सेम होंगी। लॉस की अगर मैं नेचर की बात करूं तो लॉस की नेचर लॉस होती है, और लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, लॉस रिड्यूस होता है तो लॉस क्रेडिट होता है। जिस तरीके से मैं आपको एक पढ़ाऊंगा इसकी एंट्रीज, एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से देखना। हम लिखते हैं सारी टाइमलाइंस, कब क्या होगा और उस हिसाब से उसकी एंट्री लिखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और 2 चीजें मिक्स आती हैं इनमें से, तो आप उनकी मिक्स करके एंट्री कर दोगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 लॉस्ट बाय फायर। जैसे ये एंट्री होगी, आप एंट्री, जैसे ये इवेंट हुआ क्योंकि पहले लॉस से आग लगी, आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर, जो कि लॉस को आप डेबिट करते हो, अकाउंट डेबिट 25,000 टू, क्या चीज को आग लगी, गुड्स को, और गुड्स का रिड्यूस होना सेल के अलावा किसी और कारण से, या तो गुड्स रिड्यूस होंगे आपने माल बेच दिया, या किसी भी और वजह से गुड्स का रिड्यूस होना, आप उसे क्या बोलते हो, परचेजेस को क्रेडिट कर देते हो। हम क्या कर देंगे, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 25,000। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुड्स का रिड्यूस होना सेल्स के अलावा किसी और वजह से, तो आप उसमें परचेजेस को क्रेडिट कर देते हो। दूसरी बात आपको पता चलेगी, जैसे ही आपको पता चला गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, तब तो आपको पता चलेगा कि ये जो गुड्स थे ये क्या थे, इंश्योर्ड थे। ये क्या थे, इंश्योर्ड थे। जैसे ही पता चला इंश्योरेंस हो रखा, तो आपको तो लॉस हुआ ही, ये पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी का देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को आप अपना डेटर बना दोगे। एंट्री क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो आपने उस लॉस को खत्म कर दिया क्योंकि लॉस तो रहा ही नहीं, पर पैसा कहां से आ जाएगा, सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या इवेंट हुआ होगा, आग लगी, फिर आपको पता चला गुड्स इंश्योर्ड है, तो गुड्स इंश्योर्ड की एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया और लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर दिया। फिर आपको पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम तो जी 20,000 का क्लेम देंगे, 25,000 का देते हैं, लेकिन आपने 25,000 से उसको डेटर बना रखा है। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को 25,000 से डेटर बना रखा है और उन्होंने एक्सेप्ट करा क्लेम सिर्फ 20,000 का, तो आप क्या करोगे, एंट्री ध्यान से देखना। इंश्योरेंस कंपनी को 25,000 से आपने डेबिट करा, लेकिन वो 20,000 का क्लेम देंगे, तो आप 5,000 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू इंश्योरेंस कंपनी 5,000। साथ ही में जो लॉस बाय फायर था वो आपने शुरू में डेबिट करा 25,000 से, फिर क्रेडिट करके 25,000 से आपने जीरो दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली में घाटा हो गया क्योंकि 25,000 का इंश्योरेंस मिलना था, मिल रहा है 20 का, तो मतलब 5,000 का लॉस है। तो आप क्या करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000। लास्ट एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी पैसा, जब पे कर देगी तो एंट्री क्या करोगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। जो आपका 20,000 की डेटर दिख रही थी वो अब रिड्यूस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर
इन सभी एंट्रीज को, इवेंट्स को बहुत ध्यान से देखने के बाद आपको क्या करना है। देखो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पहली दो बातें एक साथ लिखी होती हैं कि गुड्स कॉस्टिंग दिस वर लॉस्ट बाय फायर एंड अबव गुड्स वर इंश्योर्ड, तो इनकी इकट्ठी एंट्री कर देना। इकट्ठी एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर डेबिट, क्रेडिट, कैंसल, परचेजेस क्रेडिट, तो इकट्ठी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 25,000 टू परचेजेस। समझ आ रही है मेरी बात? 25,000, तो इनकी इकट्ठी एंट्री क्या बन जाएगी ये कि अगर ये दोनों इवेंट साथ में हुए तो आप इनकी इकट्ठी एंट्री कर दोगे। कई बार ये तीनों इवेंट साथ में हो जाते हैं, अगर ये तीनों इवेंट साथ में हुए तो क्या एंट्री होगी? बहुत ध्यान से देखना। तीनों साथ में, तीनों एंट्री से कंबाइन करके देखें। लॉस बाय फायर 25,000 से डेबिट, क्रेडिट हो गया 25,000 से, फिर डेबिट हो गया, तो मतलब नेट डेबिट है लॉस बाय फायर 25,000 से, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 25,000 से, सॉरी 5,000 से। और देखते हैं परचेजेस क्रेडिट हुआ 25,000 से, और परचेजेस को कहीं आपने डेबिट तो नहीं करा? बिल्कुल नहीं करा, तो टू परचेजेस अकाउंट 25,000। इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेबिट हुई 25 से, क्रेडिट हुई 5 से, तो नेट इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 20,000। जनरली आपको ये एंट्री, ये तीनों केसेस एक साथ में होते हैं कि एक ही लाइन में लिखा होता है गुड्स कॉस्टिंग 25,000 लॉस बाय फायर, ये गुड्स इंश्योर्ड थे और कंपनी ने 20,000 का क्लेम एक्सेप्ट करा, तो आप इनको मिला के क्या कहोगे? 20,000 का क्लेम एक्सेप्ट करा तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनी 20,000 से, 5,000 का आपका लॉस हो गया और गुड्स कम हो गए 25,000 से, तो इन तीनों को मिला के आपको ये एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रॉइंग्स, सैंपल्स, गिफ्ट्स एटसेट्रा, अगर गुड्स इस तरीके से जाए, जैसे ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग दो तरीकों से हो सकती है, इन कैश, इन काइंड। अगर ड्रॉइंग्स है कैश में, मतलब कि पार्टनर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला और कैश में, तो देखो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, ड्रॉइंग्स उसका अपोजिट हुई तो डेबिट, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज 10,000 की है, हमने 10,000 लिया, ठीक है। लेकिन अगर इन काइंड है, इन काइंड का मतलब परचेजेस, मतलब कि गुड्स निकाल लिए, गुड्स निकाल लिए मतलब गुड्स रिड्यूस हुए, सेल्स के अलावा किसी और वजह से हुए, तो आप परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे, चाहे ड्राइंग्स हो, चाहे आप फ्री सैंपल्स बांटो, चाहे अपने स्टाफ को गिफ्ट दे दो, तो इनकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स के लिए एंट्री देखो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल्स के लिए आप फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट कर दोगे, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं इसके लिए हम। गिफ्ट्स के लिए अगर स्टाफ को दे दिया तो उसके लिए हम लिखते हैं स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स कम होने को परचेजेस बोलते हैं, सेल्स के अलावा किसी और वजह से हो तो ये एंट्री आपको देखने को मिलेगी। जल्दी से देखते हैं एग्जांपल्स इसके भी। अमित विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फ्रॉम द बिजनेस, एंट्रीज क्या होगी? एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5,000। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल्स, तो एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, या फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट्स, दैट इज 10,000 and the last entry is goods costing 15,000 were distributed among employees, तो आप क्या लिखोगे? स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो गुड्स कम होना, सेल्स के अलावा किसी और वजह से होना, उसे हम क्या बोलते हैं? परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पर हम आते हैं एंड पर। तो जनरल की वन शॉट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिसके भी ये काम आ सके, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने 65 जनरल एंट्रीज 60 मिनट्स के अंदर कवर करके पूरा जनरल रिवाइज कर लिया है, फ्रॉम बेसिक्स टू द मोस्ट एडवांस जनरल एंट्रीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर। थैंक यू।